हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक होगा हिस्टोरिकल स्कूल। आज हिस्टोरिकल स्कूल को कंप्लीट कर देंगे हम इस वीडियो में। सेवेगनी, हेनरी मेन, पुस्ता, ये सब हमें आज करने हैं। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में। थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल स्कूल होता क्या है, इनके थॉट्स प्रोसेस क्या है। मैंने आपको इसके अलावा तीन तीन जूरिस्ट के थ्योरीज भी बताई थी। इन शॉर्ट में बताई थी, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बताई थी। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो हिस्टोरिकल स्कूल इज द बिलीवर ऑफ डायनामिज्म इन द सोसाइटी, एंड सिंस सोसाइटी इज डायनामिक देयरफॉर लॉ आल्सो हैज टू बी डायनामिक। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो हिस्टोरिकल स्कूल के जो बिलीवर्स है ना, हिस्टोरिकल स्कूल के जो बिलीवर्स है, जैसे सेविग्नी, हेनरी मेन, पुस्ता या और भी मोंटेस्क्यू, तो ये बिलीवर्स है डायनामिज्म थ्योरी के। डायनामिज्म क्या होता है? एवर इवॉल्विंग, टाइम के साथ बदलते रहना, चेंज होते रहना। ठीक है। तो सोसाइटी इनके अकॉर्डिंगली थ्योरी में इनका क्या कहना है, हिस्टोरिकल स्कूल के जो जूरिस्ट है इनका क्या कहना है कि हमारी जो सोसाइटी है ये डायनेमिक सोसाइटी है, ये टाइम के साथ बदलती रहती है। और अगर सोसाइटी टाइम के साथ बदलती रहेगी तो लॉ को भी टाइम के साथ बदलना पड़ेगा, तो लॉ को भी डायनेमिक होना पड़ेगा। तो इनकी थ्योरी बेसिकली ये थी कि लॉ जो है उसको कभी भी कोडिफाई नहीं किया जा सकता, उसको यूनिवर्सलाइजेशन नहीं की जा सकती लॉ की। ठीक है ना। लॉ को कभी भी आप एक सेट रूल्स में नहीं बना सकते, क्योंकि अगर सोसाइटी चेंज होगी तो सेट रूल्स किसी काम के नहीं रहेंगे फिर। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, जो कि हम थोड़ा सा कल मतलब इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। हिस्टोरिकल स्कूल को हम उसमें स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमें सेविग्नी, हेनरी मेन और पुस्ता की थ्योरीज देखनी है। ठीक है। और इम्पोर्टेंटली तो आप बात करो तो सेवेगनी और हेनरी मेन की ज्यादा बात होती है, और कभी कभी मोंटेस्क्यू की थ्योरी पूछ ली जाती है, मतलब वन लाइन आंसर के। उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ मोंटेस्क्यू की थ्योरी एक बार। मोंटेस्क्यू की अगर बात करें तो ही सेड दैट लॉज वर क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट एंड इम्पोस्चर। ठीक है ना। तो ये कभी एक लाइन में अगर पूछ ली जाए तो इन्होंने इन्होंने मोंटेस्क्यू ने अपनी थ्योरी में कहा कि लॉज जो है ना, ये क्रिएशन होते हैं किसके? क्लाइमेट के, लोकल सिचुएशन के और एक्सीडेंट एंड इम्पोस्चर के। बाकी हम डीप में पढ़ेंगे सेविग्नी को, सेविग्नी की थ्योरी, हेनरी मेन की थ्योरी और पुस्ता की थ्योरी। पुस्ता भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, ठीक है, बट ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन इनके रिगार्डिंग आते हैं। और मोंटेस्क्यू के रिगार्डिंग, मोंटेस्क्यू की जो थ्योरी है ना वो थोड़ी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सोशियोलॉजी से मतलब थोड़ी रिलेटेड है। जैसे आप बात करो नेचर की, क्लाइमेट की, तो उसकी थ्योरी थोड़ी सी उससे रिगार्डिंग है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट करना है सेवेगनी से ना। ठीक है। तो सेवेगनी की बात करें तो सेवेगनी का टाइम पीरियड 1771 से 1861, 1779 से 1861 था। ठीक है। ये इसका डेट ऑफ ईयर, ओ सॉरी, ईयर ऑफ बर्थ, और ये ईयर ऑफ डेथ। सेविग्नी का पूरा नाम अगर देखें तो फ्राइड्रिक, ये आई है, फ्राइड्रिच कार्ल वॉन सेविग्नी। इसलिए इतना बड़ा नाम है, इसलिए इसको सिर्फ सेविग्नी बोलते हैं। तो मैंने आपके लिए पूरा नाम ढूंढा है और इसका नाम है फ्राइड्रिक कार्ल वॉन सेविग्नी, इन शॉर्ट सेविग्नी। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? जर्मन से। तो ये जर्मन सोसाइटी के आदमी है। और आप टाइम पीरियड देखोगे तो इस टाइम पर जर्मन में भी काफी वॉर का टाइम था, नेपोलियन की लड़ाइयां हो रही थी।
ठीक है। इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है ऑन द वोकेशन वॉर्म बेरफ। ऑन द वोकेशन वॉर्म बेरफ। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें जो मैंने आपको बताई, ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। अगर ये एमसीक्यू में प्रीलिमिनरी के एग्जाम में इस तरीके के फैक्चुअल सिचुएशंस कुछ आ जाए तो उसके लिए हेल्पफुल होंगी। अब हम आगे इसकी थ्योरी देखते हैं, लीगल थ्योरी क्या थी। लीगल थ्योरी की बात करते हैं। तो सेविग्नी का कहना है, सेविग्नी का कहना है, हिस्टोरिकल स्कूल से बिलोंग करता है सेविग्नी। तो इसका कहना है कि हर सोसाइटी जो है ना, हर सोसाइटी, देखो आप पहले ये सोचो कि सेविग्नी एक जर्मन पर्सन था, जर्मन आइडियोलॉजी रखता था। और जर्मन उस टाइम पर, आप अगर इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री जानते हो तो नेपोलियंस की वॉर, जर्मन वॉर, ये वॉर का कुछ टाइम पीरियड था। और उस टाइम की सिचुएशन में ये सारी थ्योरीज जर्मन इसने सेविग्नी ने कंक्लूड करी थी। तो सेविग्नी का कहना है कि हर सोसाइटी में ना अपनी कुछ पेक्यूलियर कंडीशंस होती है। देखो हर सोसाइटी अलग अलग होती है, ऐसा नहीं होता कि सारी दुनिया की सोसाइटी एक ही है। उनका कहना था कि जर्मन सोसाइटी की सिचुएशन अलग है, ब्रिटेन की अलग है, इंडिया की अलग है, अफ्रीका की अलग है। हर सोसाइटी जो है ना, कहीं पर ज्यादा गर्मी होती है, कहीं पर ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। कहीं पर क्राइम रेट ज्यादा है, कहीं पर रॉबरी ज्यादा हो रही है, किसी जगह पर आप देखोगे कि मर्डर ज्यादा हो रहे हैं, किसी जगह पर आप देखोगे करप्शन ज्यादा है, किसी जगह पर करप्शन बिल्कुल नहीं है। तो सेविग्नी का कहना था कि हर सोसाइटी, इन एवरी सोसाइटी देयर दे हैव देयर ओन पेक्यूलियर कंडीशंस। हर सोसाइटी की अपनी अपनी पेक्यूलियर कंडीशंस होती है, ठीक है। पेक्यूलियर मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है हर सोसाइटी की। और इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस पीपल नेसेसिटी आर ऑल्सो पेक्यूलियर। इसकी वजह से पीपल नेसेसिटी आर ऑल्सो पेक्यूलियर, मतलब अगर एक सिचुएशन अलग होगी एक एरिया की, तो उसकी जरूरतें भी उसी हिसाब से होंगी। भाई एक सोसाइटी में अगर मान लो ठंड पड़ रही है, एक सोसाइटी में गर्मी ज्यादा है, तो जिस सोसाइटी में गर्मी ज्यादा है वहां पर क्या रिक्वायरमेंट होगी, एसी की रिक्वायरमेंट होगी। जिस सोसाइटी पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ठंड पड़ रही है, तो वहां क्या रिक्वायरमेंट होगी, वहां हीटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, फायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जैसी सोसाइटी होगी उसकी नेसेसिटी भी उसी हिसाब से होगी। तो हर सोसाइटी के अपनी अपनी पेक्यूलियर कंडीशंस होती है, और उस पेक्यूलियर कंडीशन की वजह से उसकी पेक्यूलियर नेसेसिटी होती है अपनी सोसाइटी की खुद की, ठीक है। और सिंस देयर आर सच सोसाइटल प्रॉब्लम्स, तो हर सोसाइटी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, हर सोसाइटी की अपनी खुद की प्रॉब्लम है कुछ। तो उनका कहना था कि जैसे अगर सोसाइटी में अपनी कुछ प्रॉब्लम है, पेक्यूलर सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी, तो हर सोसाइटी की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। तो अगर अलग अलग प्रॉब्लम है तो सोसाइटी क्या करती है कि उसका खुद सॉल्यूशन निकालती है कुछ। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो सोसाइटी खुद निकाल लेती है, कुछ ना कुछ कैसे करके। तो सोसाइटी डेवलप्स इट्स ओन सॉल्यूशन, ठीक है। अपना सॉल्यूशन निकाल लेती है सोसाइटी उस चीज का। और ये जो सोसाइटी अपने आप सॉल्यूशन निकालती है ना, इसको बोलते हैं कॉमन कॉन्शियसनेस। आपस में सोसाइटी अपने मेल जोल से, कॉमन कॉन्शियसनेस से उसका एक सॉल्यूशन निकाल लेती है, उसको बोलते हैं कॉमन कॉन्शियसनेस। समझे? एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं, फिर से आप समझो ध्यान से। हर सोसाइटी की एक पेक्यूलियर कंडीशन होती है, वो पेक्यूलियर कंडीशन जो है उसी के हिसाब से, उस पेक्यूलियर कंडीशन के हिसाब से ही सोसाइटी की एक नेसेसिटी होती है। और उसी नेसेसिटी को, उस नेसेसिटी की जो प्रॉब्लम होती है, सोसाइटी उसका सॉल्यूशन अपने आप निकाल लेती है। टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के बाद उसका सॉल्यूशन सोसाइटी अपने आप निकाल लेती है। उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कॉमन कॉन्शियसनेस। कॉमन कॉन्शियसनेस। और ये जो कॉमन कॉन्शियसनेस है, इसको सेविग्नी ने इसको नाम दिया वॉल्क जीस्ट का। इसको बोलते हैं वॉल्क जीस्ट, ठीक है। सेविग्नी की थ्योरी जो वॉल्क जीस्ट की आपने सुनी होगी, आई होप इससे इजी तरीके से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा।
तो वॉल्क जीस्ट की थ्योरी आपको समझ में आई। ये जो कॉमन कॉन्शियसनेस है ना, कॉमन कॉन्शियसनेस जो सॉल्यूशन निकाल रही है सोसाइटी अपने आप, उसको बोलते हैं वॉल्क, उसको बोलते हैं कॉमन कॉन्शियसनेस। और उस कॉमन कॉन्शियसनेस को सेवेगनी ने नाम दिया वॉल्क जीस्ट का। आपने सुना होगा वॉल्क जीस्ट के बारे में, बट आपको समझ इतनी क्लियरिटी से नहीं आया होगा जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो द कॉमन कॉन्शियसनेस मेक देम बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। भाई एक सोसाइटी ने कॉमन, सोसाइटी है जो सोसाइटी, उसने कॉमनली एक सॉल्यूशन निकाला, तो अब पूरी सोसाइटी उसकी तरफ बिहेव करेगी, कॉमनली बिहेव करेगी। ठीक है ना भाई, अगर एक गैस पाइपलाइन बिछानी है जिससे हीटर चलेंगे सारी सोसाइटी में, मान लो जो ठंडा एरिया होता है ना, जर्मन और आप बात करो पोलैंड, जो भी यूरोपियन कंट्रीज है जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर गैस पाइपलाइन बिछती है, सबके घर में कनेक्शन होते हैं गैस पाइपलाइन के, और उससे उनके हीटर वर्क करते हैं। तो कॉमन, जब कॉमन सॉल्यूशन है तो सोसाइटी उसका कॉमनली सब उसको एग्री करेंगे। ठीक है ना, एक ही मैनर में बिहेव करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करेंगे सब। तो उसका कहना है सेवेगनी का कि पीपल बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, वो एक ही मैनर में बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। उस सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम से, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन निकाला, उसके लिए सोसाइटी एक ही मैनर में बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, पर्टिकुलर मैनर में। उस मैनर को आप बोलते हो कस्टमरी प्रैक्टिस। जब सोसाइटी एक ही मैनर में काफी टाइम तक काम करती रहती है तो उसको आप बोलोगे कस्टमरी प्रैक्टिस। वो उस एरिया की कस्टमरी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है ना, एंड अकॉर्डिंग टू सेवेगनी दिस प्रैक्टिस बिकम्स लॉ। दिस प्रैक्टिस बिकम्स लॉ। तो सेवेगनी के अकॉर्डिंगली ये जो प्रैक्टिस होती है ना, ये जो प्रैक्टिस होती है पर्टिकुलर मैनर में जो काम करना, उसको कॉमन प्रैक्टिस आपने बोला, ये कस्टमरी प्रैक्टिस कुछ टाइम पीरियड के बाद लॉ में चेंज हो जाती है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लॉ में। ठीक है ना, अब आप ये देखो, अकॉर्डिंग टू सेविग्नी लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस ग्रोथ। Law is a matter of unconscious growth, and in order to understand the law, a jurist has to get into history of development of law. तो लॉ क्या है? लॉ एक अनकॉन्शियस ग्रोथ है। अनकॉन्शियस ग्रोथ जो मतलब आपने जानबूझकर नहीं करी, अनकॉन्शियस ग्रोथ है, जो सोसाइटी अपने आप सॉल्यूशन निकालती निकालती कस्टमरी प्रैक्टिस बनती बनती ग्रोथ हो जाती है लॉ की। और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉ, लॉ को समझने के लिए जूरिस्ट को जो है ना हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और डेवलपमेंट उसकी निकालनी पड़ेगी कि इस लॉ की डेवलपमेंट क्यों हुई, सोसाइटी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो हाँ, एक कॉन्सेप्ट और देता है सेविग्नी। सेविग्नी बोलता है कि जो सोर्स ऑफ लॉ है ना, ये है वोल्कजीस्ट। सोर्स ऑफ लॉ, लॉ निकला कहां से? वोल्कजीस्ट। ठीक है, और लॉ क्या है? वो है जो काफी टाइम पीरियड तक चलते चलते कस्टमरी प्रैक्टिस बन गई। जो कस्टमरी प्रैक्टिस हो गई ना सोसाइटी की, उसको बोलेंगे लॉ। और उसका सोर्स ऑफ लॉ क्या है? वोल्कजीस्ट। वोल्कजीस्ट जो हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, आगे चले, सेकंड बात करते हैं। ये हमने सेवेगनी की थ्योरी देख ली, सेवेगनी कंप्लीट कर लिया। अब हमें देखना है हेनरी मेन के बारे में। सेवेगनी, आप अगर थोड़ा जल्दी हो गया तो आप इसको रिवाइंड करके और दोबारा से सेवेगनी की थ्योरी समझ सकते हो। सेवेगनी मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं हेनरी मेन की। देखो, थोड़ा थोड़ा फास्टों में चलना पड़ेगा क्योंकि हमें कवर करना है। देखो, मैंने वीडियोस देखी है जिनमें 6-7 मिनट के अंदर ही समझा रखा है कि हिस्टोरिकल स्कूल क्या है, लेकिन उसमें आपको आई कैन गारंटी यू कि उसमें आपको ये चीजें इतनी डीप में जो मैं आपको बता रहा हूँ, वॉल्कजीस्ट क्या है, सेवेगनी की थ्योरी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, सोर्स ऑफ लॉ क्या है, मतलब जो बेसिकली आपको रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए, रिटर्न आपको लिखने के लिए, तो वो आप 4-5 मिनट 6 मिनट की वीडियोस में कैसे समझ सकते हो उसको। मैंने वीडियोस देखे जिसमें हिस्टोरिकल स्कूल कंप्लीटली समझा रखा है 6-7 मिनट में।
तो आई डोंट थिंक कि 6-7 मिनट में किसी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ समझ आ सकता है। और ऑब्वियसली आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना चाह रहे हो, तो इतना तो आपको देखो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने सब कुछ नोट डाउन करके भी रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा, और वीडियो को जितना शॉर्ट और क्लैरिटी के साथ में समझा सकूं उतना मैंने ट्राई किया है। तो आई थिंक ये सफिशिएंट है। इससे कम अगर आप करोगे तो फिर आपके पास मटेरियल नहीं होगा लिखने के लिए एग्जाम में, और आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे तो फायदा क्या होगा फिर। स्टार्ट करते हैं। हेनरी जेम्स समर मेन, ये पूरा नाम है हेनरी मेन का, सर हेनरी जेम्स समर मेन। टाइम पीरियड 1822 से 1888, ठीक है। ये यूके में बॉर्न थे, ये यूके में रहते थे, ठीक है ना। तो उस टाइम की अगर बात करो तो इस टाइम में यूके का डोमिनेंस था, यूके का डोमिनेंस, यूके ने कई कंट्रियों के ऊपर अपना रूल कर रखा था, रूल करते थे कई कंट्रीज के ऊपर। तो हेनरी मेन जो थे ना, हेनरी मेन ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्व करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय थे, ये मान लो नहीं मान लो आप, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्व करते थे डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी में। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाने का मौका मिलता था टाइम टू टाइम, कभी इंडियन सोसाइटी में, कभी रोम में, कभी किसी और जगह, ठीक है। इंग्लैंड में तो थे ही, तो इंग्लैंड के लॉ तो उन्हें पता थे ही, तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में जाने का, वहां पर काम करने का ये सब मौका मिलता था। तो he got the opportunity to serve the British government under different capacities। अलग अलग कैपेसिटीज में उनको काम करने का मौका मिला, अलग अलग जगह पर काम करने का मौका मिला। तो वो क्या हुआ कि वो एक्वेंटेड हो गए। एक्वेंटेड का मतलब होता है उस चीज से, उस चीज के जानकार होना या उस चीज के बारे में पता लग जाना। तो इंग्लिश लॉ, रोमन लॉ, हिंदू, मुस्लिम, तरह तरह के अलग अलग कानून से, तरह तरह की सोसाइटी से उन्होंने एक्सपीरियंस किया सब कुछ। इन्होंने इंग्लिश सोसाइटी भी देखी, रोमन सोसाइटी भी देखी, हिंदूज को भी देखा, मुस्लिम्स को भी देखा, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर्वेंट थे, जैसे आप कह लोगे उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में लॉर्ड्स क्या होते थे, क्या बोलते थे उनको, कुछ भी समझ लो। तो बेसिकली वो क्राउन के अंडर में काम करते थे, तो अलग अलग जगह पर जाने का उनको मौका मिला। तो ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस। भाई उनको ज्यादा, जितने ज्यादा लॉ पता चले वो उतने ज्यादा लॉज को कंपेयर कर सकते थे आपस में, ठीक है ना। तो उन्होंने एक इन्होंने कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस का जो कॉन्सेप्ट दिया ना, वो हेनरी मेन ने दिया था। इसको और भी कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। एंथ्रोपोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस भी इसको कहा जाता है, इनकी थ्योरी को। अब आपको पता होगा कि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ और ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन की जो स्टडी होती है ना, उसको एंथ्रोपोलॉजिकल बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी बोलते हैं ना उसको। तो इनकी थ्योरी को कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस और एंथ्रोपोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का नाम दिया गया। इन्होंने दो अप्रोच दी। ही गेव दी प्रोग्रेसिव अप्रोच ऑफ लॉ, सॉरी, इन्होंने एक अप्रोच दी प्रोग्रेसिव अप्रोच। प्रोग्रेसिव अप्रोच ये क्या होती है हम देखेंगे। प्रोग्रेसिव अप्रोच की थ्योरी इन्होंने दी। इन्होंने सोसाइटी को ना दो स्टेजेस में बांटा। इन्होंने कहा कि सोसाइटी, क्योंकि देखो ये हर जगह घूमते थे, इंडिया भी जाते थे, अमेरिका भी, सॉरी ब्रिटिश भी जाते थे, रोम भी जाते थे, तो कोई सोसाइटी डेवलप्ड थी, कोई सोसाइटी अंडर डेवलप्ड थी, कोई सोसाइटी में जो पीपल की कंडीशन थी वो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत कम था, किसी सोसाइटी में इकोनॉमिक स्टेटस बहुत हाई था, ठीक है ना। तो इन्होंने हर तरीके की सोसाइटी को देखा, ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने दो स्टेजेस बताई, बोला कि सोसाइटी जो है ना दो तरीके से होती है।
दो तरीके की सोसाइटी होती है, एक सोसाइटी होती है स्टैटिक सोसाइटी, स्टैटिक सोसाइटी, एक होती है स्टैटिक सोसाइटी जो ज्यादा डेवलप्ड नहीं हो रखी, जो अभी अंडर डेवलप्ड है, जिसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जहां पर सोसाइटी में अभी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार है, इंडस्ट्रीज है नहीं, और मतलब अभी वो रूरल कह लो कि बिल्कुल लो लेवल पर रह रही है सोसाइटी अभी, और डेवलपमेंट सोसाइटी में है नहीं। सोसाइटी में जो सोचने का तरीका है, लोगों का इंटेलेक्ट है, वो बहुत लो लेवल पर है, ठीक है ना। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। दूसरी बात करते हैं प्रोग्रेसिव। बोला कि एक दूसरी सोसाइटी होती है जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी। पहली तो स्टैटिक हो गई, दूसरी बात करी प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या होती है, जहां पर साइंस, इंटेलेक्ट, इकोनॉमी, ये सारी चीज बहुत हाईली डेवलप्ड है। आप उसी टाइम के सिचुएशन से समझ लो कि एक इंडिया था उस टाइम पर, जहां पर इतनी साइंस नहीं थी, इंटेलेक्ट नहीं थी, इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी, और वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यूके कह लो, लंदन कह लो, कि उनकी सोसाइटी बहुत डेवलप थी, वहां पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रखी थी, वहां पर यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहां से उसको प्रोसेस करते थे, प्रोडक्ट बनाते थे और वापस यहीं लाकर सेल करते थे, बेचते थे। तो उनकी सोसाइटी में, इकोनॉमी में, इंटेलेक्ट में, साइंस में, हर चीज में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही थी, और डेवलप्ड सोसाइटी उस टाइम पर मानी जाती थी। आज भी वो हमसे काफी ज्यादा डेवलप्ड सोसाइटीज है, ठीक है ना। और इंडियन सोसाइटी उस टाइम पर ये कह लो कि स्टैटिक सोसाइटी थी। तो हेनरी मेन ने ये सारी सोसाइटीज को, हेनरी मेन ने सबको स्टडी किया कि हिंदू कैसे रहते हैं, मुस्लिम कैसे रहते हैं, रोम कैसे रहते हैं, इंग्लिश पीपल कैसे रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोसाइटी को दो स्टेजेस में बांटा, प्रोग्रेसिव और स्टैटिक। स्टैटिक जो डेवलप नहीं हो रखी है, जिसमें अभी बहुत चीजें होनी बाकी है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी जिसका ये सारी चीजें, साइंस, इंटेलेक्ट, इकोनॉमी बहुत हाईली डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड। स्टैटिक को फर्दर बात करें, उन्होंने बात करी कि स्टैटिक में प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लॉ, लॉ कैसे डेवलप होता है स्टैटिक सोसाइटी में। तो स्टैटिक सोसाइटी में डिवाइन इंस्पिरेशन पे बिलीव करती है सोसाइटी, भगवान, और भगवान की जैसे कह लो कि सेइंग्स है कि भाई भगवान ये कहते हैं, या भगवान ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, भगवान के हिसाब से चलते हैं, डिवाइन इंस्पिरेशन, ठीक है ना। सेकेंड थिंग बात करी कस्टमरी प्रैक्टिसेस, उनकी अपनी कस्टमरी प्रैक्टिसेस, जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा, पेरेंट्स जो ओल्ड पेरेंट्स है वो बात करते हैं कि या दादा दादी की बात कर लो, कहते हैं कि भाई रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, या मंडे को नेल्स नहीं कट करने चाहिए, या ऐसे तरीके, तरह तरीके की आपको हर सोसाइटी में ना अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस दिखेंगी। तो ये क्या है, ये उनके अपने डिवाइन इंस्पिरेशन से कस्टमरी प्रैक्टिसेस है। एरिस्टोक्रेटिक माइनॉरिटी के रूल मिलेंगे, मतलब किंग का राज मिलेगा, या ग्रुप ऑफ पीपल है उनका राज मिलेगा, ठीक है ना। एरिस्टोक्रेटिक को बोलते हैं जब एक आदमी या एक ग्रुप ऑफ पीपल का राज हो ना किसी के ऊपर, तो उसको एरिस्टोक्रेटिक बोलते हैं। कोडिफिकेशन, देखो कोडिफिकेशन होगी, कोडिफिकेशन के थ्रू भी आपको वहां पर लॉज मिलेंगे, मतलब कोडिफाई कर देना। देखो कोडिफाई करना और इनेक्टमेंट में डिफरेंस होता है। कोडिफाई करना होता है जो ऑलरेडी बना हुआ उनको समेट के एक कोड में डाल दिया, ठीक है ना। इनेक्टमेंट होता है नया लॉ लाना। तो ये तरी स्टैटिक सोसाइटी में ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लॉ होता है। सेकंड बात करें प्रोग्रेसिव सोसाइटी की, तो स्टैटिक सोसाइटी में देखा कि क्या प्रोसेस है, कैसे लॉ बनता है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी की अगर बात करें तो वहां पर इक्विटी चलती है। इक्विटी के अगर मैं आपको बताऊं तो इक्विटी का मतलब होता है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को बैलेंस करना, जस्टिस करना, उसको इक्विटी बोलते हैं। जिसके एग्जाम्पल्स आप टॉर्ट देख सकते हो, एसआरए देख सकते हो, कुछ पार्ट में टीपीए में भी कुछ पार्ट में मिलेगा आपको। सेकेंड थिंग है लीगल फिक्शन, डीम्ड टू बी एग्जिस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट, डीम्ड टू बी एग्जिस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट। थर्ड थिंग है लेजिस्लेशन, ऑब्वियसली भाई रूल होगा, गवर्नमेंट होगी, एनेक्टमेंट ऑफ लॉ होगा, है ना, लेजिस्लेशन के थ्रू लॉ होगा। तो ये सारी चीजें हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी में।
लॉ का एवोल्यूशन इस तरीके से होता है। इसके बाद बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उन्होंने क्या कहा हेनरी मेन ने कि एक इंडिविजुअल जो होता है ना, उसके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, और ये उसको अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस मिलते हैं। एक इंडिविजुअल को कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज मिलते हैं जो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग होते हैं, और स्टेटस मतलब बाय बर्थ। जैसे आपने इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो वर्ना सिस्टम, आपने हिंदूज में वर्ना सिस्टम सुना होगा, जिसमें बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये होते हैं। तो उस टाइम पीरियड से क्या होता था, उस टाइम पीरियड में कि हर आदमी को उसके स्टेटस के हिसाब से काम दिया जाता था। अगर वो वैश्य है तो उसको उस तरीके से उसके ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज थे। अगर क्षत्रिय है तो उस तरीके से, ब्राह्मण है तो उस तरीके से। तो ये उसके राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड करते थे उसका स्टेटस। ये हेनरी मेन ने कहा कि उसके अकॉर्डिंगली उस टाइम पर ये होता था। तो एन इंडिविजुअल गेट्स हिज राइट्स एंड ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस, और स्टेटस बाय बर्थ होता है। तो उन्होंने इसमें एक और चीज बोली कि जब बाय बर्थ तो स्टेटस हो गया, ठीक है, लेकिन जो डेवलप्ड सोसाइटी होती है ना, जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है, उसमें क्या होता है कि जब आदमी इंटेलेक्ट डेवलप कर लेता है, साइंस डेवलप कर लेता है, जब आदमी कुछ स्किल डेवलप कर लेता है, तो वो एक बार्गेनिंग पावर पे आ जाता है। सपोज मानो कोई आदमी है जिसको कोई साइंटिफिक नॉलेज है, इवन दो अगर वो किसी लोअर कास्ट से भी बिलोंग करता है, और अगर उसके पास सपोज वो डॉक्टर बन गया, सपोज उसने डॉक्टर्स की स्किल, उसने एमबीबीएस कर ली, एमडी कर ली, और उसने डॉक्टर की स्किल एक्वायर कर ली, और वो डॉक्टर बन गया। अब चाहे वो लोअर कास्ट से भी हो, उसके पास एक बार्गेनिंग पावर आ जाती है। बार्गेनिंग पावर, उसका स्टेटस सोसाइटी में थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है, उसको एक बार्गेनिंग पावर दे दी जाती है, बार्गेनिंग पावर। और इससे क्या होता है कि वो जो है ना, उसका स्टेटस, हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में उसका स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट के रूप में फॉर्म हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है दूसरे आदमियों के साथ। ये प्रोग्रेसिव सोसाइटीज में होता है। ये जो हमने ऊपर बात करी स्टेटस बाय बर्थ, ये स्टैटिक सोसाइटी पहली सिचुएशन होती है। और जब वो आदमी कुछ स्किल, कुछ इंटेलेक्ट, ये सारी चीजें डेवलप कर लेता है, किसी किसी कोई डिग्री हासिल कर लेता है, ये सब, ये मान लो आज के टाइम में डिग्री की वैसे कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि डिग्री रिक्वायर्ड हो, मतलब बेसिकली कोई स्किल एक्वायर कर लेता है प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, तो वो, देखो आप कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं आपको फिर समझाता हूं। अगर एक सोसाइटी को स्टैटिक से किस में कन्वर्ट होना है, प्रोग्रेसिव में। भाई अगर एक सोसाइटी को स्टैटिक सोसाइटी से प्रोग्रेसिव सोसाइटी में कन्वर्ट होना है, ठीक है, तो क्या होगा, पहले इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल के कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे, और उसको उसका एक स्टेटस मिलेगा बाय बर्थ। ये तो हो गया स्टैटिक सोसाइटी। अब प्रोग्रेसिव में कैसे जाए? भाई प्रोग्रेसिव में जाने के लिए सोसाइटी को डेवलप करनी पड़ेगी, इंटेलेक्ट, साइंस, स्किल्स। तो जब वो सोसाइटी वो चीजें डेवलप कर लेगी, तो उसके पास एक बार्गेनिंग पावर आ जाएगी, एक बार्गेनिंग पावर आ जाएगी, जिस बार्गेनिंग पावर से वो दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर पाएगी, ठीक है ना। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर पाएंगे तो उसको बोलेंगे कि वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी में एंटर हो रही है, ठीक है। मतलब स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में जा रही है, और स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में जा रही है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस में जा रही है। पहले तो आप सिर्फ इतना समझो कि स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में गई, यहां तक आपने समझा? रुक जाओ, यहां तक आपने समझा? यहां तक भाई स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में गई सोसाइटी, समझ गए?
कुछ स्किल डेवलप करके बार्गेनिंग पावर लाके कॉन्ट्रैक्ट में चली गई। अब मानो कि ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है, ग्रुप ऑफ डॉक्टर है भाई, बहुत सारे डॉक्टर हो गए एक सोसाइटी में, मान लो 1,000 डॉक्टर हो गए। तो वो क्या करेंगे, वो अपना एक ग्रुप बना लेंगे, अपना एक ग्रुप बना लेंगे, एक एसोसिएशन बना लेंगे। ऐसा होता भी है, आपने सोसाइटी में देखा होगा, डॉक्टर्स की अलग एसोसिएशन होती है, लॉयर्स की एसोसिएशन होती है, ठीक है ना। और भी जो है सोसाइटीज में आपने ऐसे कई ग्रुप देखे होंगे जिनकी एसोसिएशन होती है। तो उनके अकॉर्डिंगली पहले तो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी सोसाइटी, और फिर कॉन्ट्रैक्ट में जाके जब ये एसोसिएशन बना लेंगे तो ये दोबारा से स्टेटस में जाएगी। ये इनके पास एक ग्रुप बार्गेनिंग पावर आ जाएगी, ग्रुप बार्गेनिंग पावर। ये ग्रुप बना लेंगे पूरा, और फिर ये ग्रुप बन के ये गवर्नमेंट से बार्गेन करेंगे, ये अपने लिए बेनिफिट्स मांगेंगे गवर्नमेंट से। तो पहले सोसाइटी स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी, और फिर कॉन्ट्रैक्ट से दोबारा स्टेटस में जाएगी। ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी फर्दर जाएगी, और यहां से स्टैटिक सोसाइटी प्रोग्रेसिव में जाएगी। ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट से फिर स्टेटस। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस जो जा रही है ना, ये प्रोग्रेसिव जो लोग थे ना, जिन्होंने कुछ स्किल एक्वायर करी, और वो तो उन्होंने ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद वो एक ग्रुप बार्गेनिंग पावर आ जाती है उनके पास। इन प्रोग्रेसिव सोसाइटी पीपल हैव द सेम स्किल, जो जिनके पास सेम स्किल होती है, इंटेलेक्ट होता है, और वो क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करके टुगेदर कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो यहां पर ये खत्म होता है। तो हमने देखा सेवेगनी को, हमने देखा हेनरी मेन को, ठीक है। आप एक दो बार रिवाइंड करके या दोबारा वीडियो को देखोगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी चीजों की। अब बात करते हैं पुस्तक। ये छोटा है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसकी बात करते हैं। पुस्तक की अगर बात करें तो पुस्ता भी एक जर्मनी था, सेवेगनी भी जर्मन था, पुस्ता भी जर्मन, ठीक है। 1798 से 1846। पुस्ता पूरा नाम जॉर्ज फ्रेडरिक पुस्ता। जॉर्ज में मैंने जो स्पेलिंग देखी ना, उसमें मेरे को भी ई इसमें मिला नहीं, आप बाकी चेक कर लेना। तो मेरे हिसाब से जॉर्ज की स्पेलिंग करेक्ट है, जॉर्ज फ्रेडरिक पुस्ता, ये इसका नाम है पूरा कंप्लीट। ये क्या थे, ये भी डिसिपल थे सेवेगनी के, डिसिपल ऑफ सेवेगनी। मतलब सेवेगनी से इन्होंने अपना थॉट प्रोसेस लिया था, उन्हीं को ही फॉलो कर रहे थे, उन्हीं के फॉलोअर थे बेसिकली। ये भी जर्मन से और सेवेगनी भी जर्मन थे, ठीक है ना। इनकी थ्योरी थी इंडिविजुअल विल। इनके अकॉर्डिंगली दो विल होती है, एक इंडिविजुअल की विल होती है और एक जनरल विल होती है। तो इंडिविजुअल और जनरल, जनरल में तो आप डिफरेंस कर ही सकते हो। इंडिविजुअल तो एक पर्सन की बात हो रही है, एक पर्सन की, ठीक है ना। इंडिविजुअल एक पर्सन की बात हो रही है। जनरल विल है जो पूरी सोसाइटी, सपोज ये पूरी सोसाइटी है, तो ये पूरी सोसाइटी की विल है। इंडिविजुअल, इसमें ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल, इस तरीके से इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी के अंदर। और ये कंप्लीटली सोसाइटी की जो विल, पूरी सोसाइटी की विल होगी ना, पूरी सोसाइटी की जो मर्जी होगी, उसको तो बोलेंगे जनरल विल। और जो एक इंडिविजुअल, ये एक आदमी है, इसकी जो होगी, इसको बोलेंगे इंडिविजुअल विल, ठीक है। तो पुस्ता का कहना है कि कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल विल जनरल विल के साथ क्लैश करती है, ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट में आ जाती है। तो जब उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, जब उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर क्या होगा भाई। एक सोसाइटी है जिसमें इंडिविजुअल रह रहे हैं बहुत सारे, मतलब 1,000 आदमी रह रहे हैं मान लो, तो एक तो उनकी पर्टिकुलर एक एक आदमी की अपनी विल, और एक कलेक्टिवली विल पूरी सोसाइटी की। कई बार क्या होता है कि एक आदमी या दो आदमियों की विल उन जनरल विल के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाती है, वो उसको एग्री नहीं करते हैं। भाई 900 आदमी कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, और 100 आदमी कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
तो वो कन्फ्लिक्ट में आ जाती है। उस केस में क्या होगा, तो पूछता कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में ना एक एजेंसी होती है जो उसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है उस सिचुएशन को। एक एजेंसी होगी जो उसको रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी, और ये एजेंसी इसको बोलेंगे लॉ। ये एजेंसी होगी लॉ। तो फिर वो कहते हैं कि पहले क्या आया, एजेंसी। पहले कन्फ्लिक्ट हुआ, एजेंसी आई, इसके लिए उसको कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए चाहिए लॉ। और बट एज इट कैनॉट बी क्रिएटेड बाय इट्स ओन, अब लॉ अपने आप तो बन नहीं सकता, अपने आप तो लॉ बन नहीं सकता। तो लॉ बनाने के लिए क्या चाहिए फिर, लॉ बनाने के लिए क्या चाहिए, लॉ बनाने के लिए चाहिए स्टेट। ठीक है ना। तो पुश्ता के अकॉर्डिंगली लॉ पहले आता है, स्टेट के आने से पहले लॉ आता है। लॉ आएगा, आपको लॉ की जरूरत होगी, तो फिर आप स्टेट बनाओगे। पुश्ता का ये कहना था कि हमें पहले लॉ चाहिए, और हमारी थॉट प्रोसेस में पहले लॉ आता है और उसके बाद हम स्टेट बनाने की सोचते हैं। ठीक है ना। ये थ्योरी थी बेसिकली पुश्ता की, और ही बेस्ड हिज थ्योरी ऑन सेविगनी थ्योरी। सेविगनी की थ्योरी पे इन्होंने अपनी थ्योरी को बेस किया था। सेविगनी थ्योरी, वॉल्फ जीस्ट और वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, कस्टमरी प्रैक्टिस कैसे लॉ बनता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी सेविगनी की थ्योरी के ऊपर ही बेस करी थी। ठीक है ना। बस इतना ही था पुश्ता के बारे में। तो हमने इन शॉर्ट मतलब जल्दी थोड़ा करने की कोशिश करी, लेकिन हमने कुछ छोड़ा नहीं है इसमें, हर चीज मैंने कवर की है। और तो हमने हिस्टोरिकल स्कूल को कवर कर लिया है पूरा। इससे पहले हम एनालिटिकल स्कूल को कवर कर चुके हैं, एक एक जूरिस्ट को कवर कर चुके हैं, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस, यूटिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी, वो सब हम देख चुके हैं अपनी अर्लियर वीडियोस में। ऑलराइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल और सोशियोलॉजिकल, नेचुरल लॉ, पोजेशन, वो सारी चीजें अब देखेंगे। ठीक है। तो आई थिंक इट्स ऑल फॉर टुडे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।